देखिए, कांग्रेस का तो इटलीकरण हो गया, इटलीकरण हो, जनता ने उन्हें भेज दिया। बीजेपी का कांग्रेसीकरण, भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो गया। वही मैं कहना चाह रहा अब था। एक देश के विश्व के सबसे बड़े नेता कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन कांग्रेसी युक्त भाजपा। हाँ, तो सारे कांग्रेसी भाजपा में आ गए। अब कांग्रेसी युक्त भाजपा तो चाहिए। हाँ। 23 जून 1953 एक ऐसी तारीख, कहते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस। किसके लिए लड़े वो? देश के लिए लड़े, अखंड भारत के लिए लड़े, एक ऐसे भारत के लिए लड़े। एक विधान की बात करते थे, एक विधान, एक संविधान, एक देश की बात करते थे। और जब कश्मीर में उस समय 2 विधान चलते थे तो सबसे पहले जो आवाज़ उठाई थी वो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनकी प्रेरणा से एक पूरी पार्टी खड़ी हुई, जिनके पद चिन्हों पर चलकर लोगों ने सत्ता हासिल की। ऐसे बलिदानी का आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए। आज जो बलिदान दिवस है 23 जून पे प्रोग्राम रखा हुआ है। और मैं बताऊं कि अखिल भारतीय जनसंघ दिल्ली प्रदेश के तत्वाधान में ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। और अखिल भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य की बात करूं या अध्यक्ष की बात करूं तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वर्गीय वो खुद थे। सर, इतनी महान शख्सियत, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आज बड़ी बड़ी पार्टियां जो उनके नाम पर बहुत उन्होंने सत्ता हासिल की, विचारों से प्रेरित भी बताती हैं, लेकिन जंतर मंतर पे है तो अखिल भारतीय जनसंघ। अखिल भारतीय जनसंघ 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय जी, इन तीनों ने मिलकर भारतीय जनसंघ का गठन किया था। 1977 में मैं इस बीच में कई सरकारें भी बनाई, स्टेट गवर्नमेंट्स भी बनाई उन्होंने, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, आचार्य वैद्य जी, इनके साथ जब वो कश्मीर में कूच किया उन्होंने, तो 2 विधान और 2 संविधान का उन्होंने और 2 निशान का उन्होंने विरोध किया। और उसी के चलते 23 जून को 1953 को 40 दिन की हिरासत में रहने के बाद उनका रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई, जिसका आज तक कुछ भी नहीं, आज तक जिनका कुछ पता नहीं चला किन परिस्थितियों में उनकी डेथ हुई, कैसे हुई। लगते हैं उस समय की आरोप भी लगते हैं, जनसंघ के जो पदाधिकारी हैं उन पर भी आरोप लगे, बाहर के लोगों पे भी आरोप लगे, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। वो आदर्श हैं हमारे, उनके द्वारा उस समय जो स्थापित सिद्धांत थे, नियम थे, वो जो नियम है आज की जो सरकार है उस पर लागू होने चाहिए। हम छद्म हिंदुत्व की बात नहीं करते हैं, हम वास्तविक हिंदुत्व की बात करते हैं। हम हिंदुत्व राष्ट्र की मांग करते हैं और हम मांग करते हैं कि भाई हिंदू जो है वो 80% यहाँ पर रहता है, तो कॉमन सिविल कोड यहाँ लागू किया जाए, जिससे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का एक बहुत बड़ा उनका उद्देश्य था। तो आज हम उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्रित। जब आप समान आचार संहिता की बात करते हैं तो अभी ऐसी सुगबुगाहट है कि लॉ कमीशन ने 30 दिन का समय फिर से किया है। 2018 में भी यही प्रोसेस हुआ था, उस समय ये कह दिया गया था कि इस देश को भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर से वही प्रोसेस हुआ है और 30 दिन का समय दिया गया है लोगों को अपनी राय देने के लिए कि भाई इसमें क्या हुआ जाए। ड्राफ्ट लगभग 90% तैयार है। तो क्या लगता है कि सरकार में इच्छा शक्ति है, क्या लाएगी समान आचार संहिता, या फिर से वही पॉलिटिक्स होगी? पॉलिटिक्स होगी। 2024 का चुनाव है, हम उसी का विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी लागू हो। और इसके ऊपर जो लॉ कमीशन में अभी इन्होंने 4 मेंबर्स अपने भेजे हैं वहाँ पर बीजेपी वालों ने, क्या होता है वहाँ पर ये तो
ला कमीशन नहीं बता पाएगा। आपको इतना वो सरकार पर संशय क्यों है? क्योंकि जो कश्मीर में भी अगर धारा 370 को हटाने की बात हो तो वो भी इसी सरकार ने किया था, तो सरकार को पता है कि कौन सा फैसला कब ले लाएं, लेकिन मनसा तो है। मनसा में तो आप क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो सपना था वो शायद इसी सरकार में पूरा हुआ है, लेकिन अब ये जो दूसरा सपना है जो समान आचार संहिता का है, जिसमें अंबेडकर साहब ने भी कहा था कि होनी चाहिए, बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि ये होनी चाहिए, क्या लगता है कि ये इसके बारे में तो राजनीतिक रूप से कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि बीजेपी जो है हमारी संस्था से पैदा हुई है 1977। आप ही का बच्चा है कह सकते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन वो हमारे सिद्धांतों से भटक गए हैं, एकात्मवाद से भटक गए हैं, और जो दूसरे हमारे और सिद्धांत, ठीक है धारा 377 हटाई, लेकिन आज तक वहाँ चुनाव नहीं करवा पाए। क्या लगता है सर कि सरकार पर जितना अभी जिस तरह का संशय हो रहा है, सर कह रहे हैं कि भटक गई है सरकार, कितनी उसमें सच्चाई है? सच्चाई, जनसंघ के 4 मुद्दे थे जिसके जनसंघ बना, संघ और जनसंघ। संघ का मतलब आरएसएस और जनसंघ का राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ। उस समय निर्माण हुआ था तो क्यों हुआ था, और आज सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को कहती है हम संघ के हैं, आपके साथ होंगे, लेकिन निर्णय लेने में सक्षम क्यों नहीं है। गौ हत्या पूर्ण रूप से जनसंघ का पुराना मुद्दा है हमारा, जिसके लिए हमने यहाँ संघर्ष किया, आंदोलन किया, बलिदान भी हुए इसी संसद मार्ग पर। मैं वही कह रहा हूँ। तो जो बलिदान के लिए आज तक पहले कांग्रेस ने टरकाया, आज सत्ता में ये हैं, आज तक गुत्थी नहीं सुलझी। दोषी कोई भी हो मैं नहीं कहता, लेकिन दोनों जो 3 संस्थापक थे, 3 संस्थापकों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या हुई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या हुई और बलराज मधोक को साइड कर दिया गया। उनके साथ जो विचारक थे सबके साथ राजनीति हो गई। मैं ये तो इतिहास गवाह है ना जी। आज तक क्या लगाइए, जब सत्ता में भाजपा 10 साल से है अभी वर्तमान में, और 4 साल पहले रही, क्या इन्होंने एक बार भी कभी बात करी, इनको सुलझाने की बात करी? क्या हमने कोई सामने सच आए जनता के? गौ हत्या के ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध की बात करी? जो घुसपैठिया, जो देश की आज सुरक्षा खतरे में है, चारों तरफ से एक हमारे लाइन बना दी गई है, मुस्लिम जो घुसपैठिए रोहिंग्या के नाम पर पाकिस्तान की तरफ से, इधर से, उस पर क्या जो स्पष्ट रूप से सरकार का क्या जो है, जनसंघ सिद्धांतों पर आधारित पार्टी थी और आज भी है। सिद्धांतों पर आधारित पार्टी थी और आज भी है। क्या लगता है सर आपको कि सिद्धांतों से समझौता हुआ? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर मैं अपनी ओर से और अपनी संपूर्ण अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। देखिए, 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इनको जब इन्होंने एक संविधान 2 विधान का जो विरोध किया था, आज की जिस पार्टी की सभी लोग चर्चा कर रहे हैं उसके अनुसार उन्होंने, आपको ध्यान होगा कि महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर वही चीज़ की, वहाँ भी 2-2 झंडे रखे गए थे। सारी की सारी चीज़ें कथनी और करनी निकली बेशक वहाँ से, भागीरथी आई, लेकिन भागीरथी गंगा के अंदर परिवर्तित हुई, उसके बाद गंगा उसके बाद बनी है। उसी प्रकार जनसंघ थी, जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, लेकिन वो गंगा का रूप और स्वरूप धारण नहीं कर पाई। आपको क्या लगता है गंगा मैली होगी? बिल्कुल मैली हो रही है। दूसरी चीज़ मैं जो कहना चाहूँगा वो ये है कि आज के लोग ये बहुत ज़्यादा पीछे बात कर रही थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या कैसे हुई, उस पर जांच बिठाई जाएगी, गांधी को किसने मारा, इस पर जांच बिठाई जाएगी। अरे तो भाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या किसने की, संदिग्ध परिस्थितियों में, उसकी जांच की मांग क्यों नहीं करते हैं? लाल बहादुर शास्त्री की वाली दीनदयाल उपाध्याय, अरे लाल बहादुर शास्त्री फिर अलग दल से थे, लेकिन ये तो इन्हीं के थे। दीनदयाल उपाध्याय का बलराज मधोक जो मुख्य रूप से संस्थापक थे इसी जनसंघ के, उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर लिखा है कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी का हाथ था उनकी हत्या के अंदर।
दीनदयाल उपाध्याय की, तो उनकी पुस्तक पढ़ लीजिए, मैं अपनी तरफ से नहीं, बहुत गंभीर बिल्कुल मैं नहीं कह रहा। दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक जी ने अपनी पुस्तक में, उनकी पुस्तक पढ़ी, उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है। सवाल ये कि गंभीर और बाकी चीजें नहीं, जो भी थी, अगर संदिग्ध परिस्थितियों में डेथ थी तो उसकी भी जांच क्यों नहीं सरकार करा लेती है। और सरकार के कारावास में थे अगर तो जांच कराई जाए ना। अगर आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जांच कराना चाहते हैं, बाकी चीजों की जांच कराना चाहते हैं, तो इनकी जांच कौन कराने आएगा? सत्ता में तो ये सरकार है ना साहब। और रही अभी समान नागरिक संहिता, कानून आदि आदि जितनी भी चीजें इसके लिए, तो ठीक है, कर सकती है ये सरकार, ये सरकार कर सकती है, मैं इस चीज़ को नहीं नकारूंगा। लेकिन सवाल ये कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर, चुनाव के समय आने पर वोटों के ध्रुवीकरण के लिए कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी संभव, मैं इस चीज़ को नहीं नकारूंगा। क्या लगता है कि विचारधाराएं पीछे हो जाती हैं और सत्ता आगे हो जाती है? सत्ता के लिए सब कुछ कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, क्या ऐसी राजनीति हो गई आज? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हमारी जो विचारधारा है, नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जो करंट पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो सरकार में हैं, क्या लगता है विचारधाराओं से समझौता कर रही हैं? वो तो कर ही रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, जनसंघ नहीं कर रहा है। और जनसंघ इस बार ये चाहता है कि दिल्ली की हम 7 सीट लड़ने वाले हैं। फिर से आएगा जनसंघ मैदान? जनसंघ आएगा, 7 सीट पे हम ऐलान करते हैं, 7 की 7 सीट पे हम लड़ेंगे, पूरे देश में लड़ेंगे। लेकिन दिल्ली हम सबसे बड़ा केंद्रित करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी हैं और माननीय उपाध्यक्ष जी हैं, इनके सामने मैं घोषणा करता हूं, मैं भी प्रभारी हूं, कि पूरी बीजेपी के पेट में दर्द कर दोगे आप? दर्द किसी के पेट में नहीं करेंगे, हम अपने सिद्धांतों पे लड़ेंगे। क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तो असली वो हैं मानने वाले, और आप जब सीधा सीधा कह दोगे कि असली मानने वाले हमें, तब तो झगड़ा होने वाला है। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, वो मानते हैं, हम अच्छी बात मानते हैं कि हम जो मान रहे हैं, हमारे लोगों को अगर वो भी मान रहे हैं, तो इस बात के लिए उनको धन्यवाद है। जब बीजेपी की स्थापना हुई थी उस समय मंच पर ना तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फोटो थी, ना पंडित दीनदयाल की फोटो थी। क्या लगता है इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी के जरिए इनका? बिल्कुल इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें दो राय नहीं है। हम कहते हैं उन्होंने माना, जब जो इन्होंने पार्टी अलग बीजेपी बनाई, उनको 2 सीटें जब नहीं मिली, 2 खुद हार गए थे वो लोग, और 2 लोग बाहर से दूसरे जीते। जनसंघ था उस समय 3 सीटें थी लोकसभा की। तो मैं ये किसी को नहीं कि उन्होंने बाद में अपनाया, और वो हमारे सिद्धांत, हमारे संस्थापक बीजेपी ने उधार के सिद्धांत लिए हैं, असली सिद्धांत तो आपके हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल कह रहा हूँ। जनता पार्टी से भाजपा बनी भारतीय जनता पार्टी निर्माण हुआ। जनता पार्टी जो उसको भंग किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, भारतीय शब्द उठाया जनसंघ से, और जनता पार्टी उनकी पहले से थी, उसको भारतीय जनता पार्टी का रूप दिया, रंग भी डाल दिया उसमें। जब जनसंघ का जो ध्वज था केवल भगवा ध्वज था। आज हम अपने सिद्धांतों पे, आरएसएस का निर्माण क्यों हुआ था? लेकिन आरएसएस तो बैकअप बीजेपी को ही करती है। मैं क्या कह रहा हूँ, बैकअप किसको करे? समझ, समय के अनुसार सब बदल जाते हैं। मैं नहीं कह रहा आज बदल रहे, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, आज उन्होंने मुस्लिम मंच बनाया, ईसाई मंच बनाया, क्या जो है डॉक्टर साहब की जो ये विचारधारा थी, क्या हिंदुत्व के लिए संघर्ष किया था? और आज जनसंघ भी हिंदुत्व के लिए, कट्टर हिंदुत्व पर काम कर रहा है। क्या लगता है आपको कि बीजेपी सेकुलर हो गई है? नहीं, मैं नहीं कहूँगा। मैं क्यों कहूँगा सेकुलर है? नहीं, जो कम से कम और पार्टियों से लाख गुना ठीक है। हमारे अपभ्रंश है, आप ये कहोगे कि हमारे बीच में से ही हैं। उन्होंने हमारे, तो मानते हो कि आप ही के लोग बिल्कुल मानते हैं। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार किया, हम उनके ऋणी हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ समझौता करेंगे वहाँ टांग भी आप पकड़ के खींच देंगे? खींचेंगे, इसमें दो राय नहीं है। जो गलत है तो गलत का हम गलत को विरोध करेंगे। उनको अगर कोई बच्चा बिगड़ जाता है तो उसको उसकी सही राह दिखानी पड़ेगी, ये काम करेगी जनसंघ। पहले बुजुर्गों ने कहा है कि जो बीज होता है ना, बीज को बचा के रखा जाता है। जनसंघ बचा हुआ है और जनसंघ समाप्त नहीं हुआ। जो एक विचारधारा नई हुआ, जो कहते हैं जी भाजपा जो कर रही थी जनसंघ खत्म हो गया, जनसंघ खत्म नहीं हुआ। आज जनसंघ फिर उभर रहा है, और चिंगारी जब सुलगती है, सुलगते सुलगते जब बनती है तो 16 हो जाती है। 16 चिंगारी 16 हो जाती है, और 16 जब दहकता है तो वो फिर अपने अंदर सबको समेट लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी को लेने के देने पड़ जाएं। सर क्या सेकुलरिज्म का अर्थ सही मायने में यदि बताऊं, नपुंसकता का दूसरा नाम सेकुलरिज्म है। वैसे ये देश तो धार्मिक देश है, वहाँ पे सेकुलर धार्मिक देश नहीं, देश क्या है? देश हिंदू राष्ट्र है, हिंदुत्व है उसकी पहचान।
अचानक एक दिन एक अहिंसा के पुजारी की महत्वाकांक्षाएं अपनी पूरी करने के लिए जिस सिख कौम ने वर्षों से कुर्बानियां देकर इस राष्ट्र को बचाया, अचानक 15 अगस्त 1947 को एक अहिंसा के पुजारी की मेहरबानी से वो अल्पसंख्यक हो जाते हैं। ये सेक्युलरिज्म है इस देश में। नपुंसकता का दूसरा नाम है सेक्युलरिज्म। और जहां तक आपने 3 इडियट्स तो देखी होगी ना। हाँ। आप बोमिन ईरानी क्या कहता है? अपने बच्चों पर थोपता है कि जो मेरे को चाहता है वही मेरे बच्चे करेंगे। तो आमिर खान कहता है नहीं, इसका विरोध करना है। हम लोगों ने क्या किया? 300 करोड़ रुपए पार कर दिए। फिर दंगल आती है, वही आमिर खान कहता है जो मेरे बच्चे कहेंगे ना वही होगा। वो भी 300 करोड़ पार कर देते मतलब हैं। चितवी मेरी, पटवी मेरी, सिक्का मेरे बाप का। फिल्में देखते हैं ना हम, 75 वर्षों से जो फिल्में देखते हैं, नायक है ना, नायक उसी के पीछे भाई बाल मिथुन कट है तो अमिताभ कट है। कमोवेश देश की परिस्थिति क्या थी कि देश को चलाने वाले जो नायक थे वो भी डबल स्टैंडर्ड के थे। ओके। आदरणीय नेहरू जी, अब आजकल किसी का नाम लो तो वो फिर उनको सबके पेट में दर्द हो जाता है। लेकिन एक महानायक ऐसा था, भारत माता का सच्चा सपूत, जिसके डबल स्टैंडर्ड नहीं थे, जिसने कहा था एक विधान, एक संविधान, एक निशान, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने एक विचार, गांधीवादी समाजवाद को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मेल देकर जो आज एक ये वटवृक्ष हम देख रहे हैं जिसमें कि आज लोग सत्ता का सुख भोग रहे हैं, और उस विचारधारा का भी आज कांग्रेसीकरण हो गया। हाँ, ये तो है। क्योंकि आज देश में परिस्थिति खराब किसी लिए है कि भारतीय जनता इस देश को कांग्रेस ही संभाल सकती है कि ऐसा लगता है कि मतलब देखिए कांग्रेस का तो इटलीकरण हो गया, इटलीकरण हो गया, जनता ने उन्हें भेज दिया। बीजेपी का कांग्रेसीकरण, भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो गया। वही मैं कहना चाह रहा था। एक देश के विश्व के सबसे बड़े नेता कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन कांग्रेसी युक्त भाजपा। हाँ, तो सारे कांग्रेसी भाजपा में आ गए। अब कांग्रेसी युक्त भाजपा तो चाहिए। हाँ। तो वो विचारधारा कहाँ गई? जो एक भगवा ध्वज के नीचे, जो एक देश, एक विधान, एक संविधान के लिए जिन्होंने अपने आप को खपाया, ये जो दिया आप देखते थे, इसमें एक एक वोट के लिए संघर्ष होता था। क्या लगता है आपको कि करप्ट हो गई आइडियोलॉजी जो थी उसमें? करप्शन तो आज इस देश में विषय नहीं रहा ना, वो तो एक गर्व नहीं, विचार भी करप्ट हो गया है। वो तो एक गर्व की बात हो गई है ना। अब यदि जो करप्ट लोग थे, कल तक कॉमनवेल्थ का घोटाला हुआ, अनेकों घोटाले हुए, क्या आज एक घोटालेबाज पिछले 9.5 साल में जेल के अंदर है? तो आप मेरे को बताएं, तो इसका मतलब घोटाला कोई नहीं हो, ना 2G, ना कोल, ना कोई। तो इसका मतलब वो जनता को बहकाया गया। तो वो लोग ही ठीक थे ना, क्योंकि आज सत्ता की क्रीम और सत्ता का सुख वो लोग भोग रहे हैं केवल टोपी ये वाली डालकर। तो बेहतर था हम कम से कम उन्हें गाली तो दे सकते थे। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, अपनी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। कितनी गंभीर और गहरी बात कह रहे हैं कि अपनी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। सर, आपने तो ऐलान ही कर दिया। हाँ, मैंने तो ऐलान कर दिया, और मैं ऐलान ये भी कर रहा हूँ पूरे देश में हम लड़ेंगे, और हमारा टारगेट है 100 के लगभग हम लड़ेंगे पूरी सीटें। और हमारे सिद्धांत से, देखो किसी का हम बुराई नहीं कर रहे हैं, जो हमारे सिद्धांत थे, जनसंघ के जो सिद्धांत थे, उस सिद्धांत से आज भी मोदी जी या योगी जी हमारे सिद्धांतों से चल रहे हैं, इसलिए हम उनसे खुश हैं कुछ चीज़ों पे, लेकिन मुद्दे से भटक गए हैं कहीं। मतलब परिवार बड़ा हो जाता है तो कई शाखाएं निकल आती हैं, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हो कि जब जब वो मुद्दे से भटकेंगे तो उनका कॉलर खींचकर मुद्दे पर लाएंगे। यही हमारा सोच है, यही हम सोचे कि बैठे हैं। देखिए कितनी गंभीर बात है, किस दान हुआ, लेकिन आज वो ऐसा दिन है जो इतिहास में आज का दिन बहुत महत्व रखता है। और आज एक आइडियोलॉजी की बात हो रही है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात हो रही है, आइडियोलॉजी की बात हो रही है, किस तरह से बीजेपी की बात हो रही है कि बीजेपी किस तरह से अपना रास्ता भटक गई है। अगर वो सही ट्रैक पे नहीं आती है तो सीधा सीधा कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय जनसंघ अब कमर कसकर मैदान में तैयार है, और 2024 की चुनाव की भी तैयारी है। कह दिया गया है कि 2024 में अब दंगल होगा, या तो 19 में भी मैं भी लोकसभा दक्षिणी दिल्ली से लड़ा हूँ, 19 में भी लड़े थे हम लोग, 7 लोगों पूरे दमखम से लड़ेंगे, पूरे दमखम से लड़ेंगे और विचार से लड़ेंगे, अपने सिद्धांतों पर, अपने विचार से लड़ेंगे। देखिए सिद्धांतों तो समझौता नहीं होगा, छद्म सेकुलरवाद की कहानी नहीं चलेगी। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, एक राष्ट्र, एक विधान, एक संविधान की बात हो रही है, एक जैसे नियम की बात हो रही है, समान आचार संहिता की भी बात हुई, बहुत सारी चीज़ें बात हुई। जिस तरह से देश को एक रूप बनाया जाए, ये जो विचार है, इस पर काम हो रहा है, और तभी भारत एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र बनेगा।
ऐसी ये मान्यता है जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए। मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।